प्रत्येक प्रभात आत्मा के लिए एक आमंत्रण है, स्वयं को पहचानने, त्यागने और जागृत करने के लिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की करेंगे शुरुआत। चर्चा के लिए तय किया गया 10 घंटे का समय। एफटीए को रफ्तार देने के लिए भारत यूरोपीय संघ के बीच वार्ता आज। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से करेगा मुलाकात। लंबित कई मुद्दों को सुलझाने का होगा प्रयास। तेज रफ्तार दुनिया में भावात्मक संतुलन के लिए ध्यान जरूरी। ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। विकसित भारत के लिए आंतरिक शांति को बताया महत्वपूर्ण। परंपराएं, भाषाएं और त्योहार की संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पहलू, बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिलने पर व्यक्त की प्रसन्नता। अमूर्त विरासतों के संरक्षण के लिए यूनेस्को को भी सराहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 BRO प्रोजेक्ट देश को किए समर्पित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बनाने में मजबूत कनेक्टिविटी ने निभाई मुख्य भूमिका। घरेलू रक्षा उत्पादन के 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने और रक्षा उत्पादों का निर्यात 24,000 करोड़ रुपए होने को बताया रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। आइए जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा पूरी होने के बाद इस पर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में चर्चा सामान्य नियमों के तहत होगी, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा की बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदनों के साथ ही समिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में विभाग संबंधी शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सिल्वर जुबली वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां।
Bharat has a rich heritage of culture and spirituality. Our nation has a leadership role to play in guiding people across the world to connect with Supreme. The tapasya and meditation of India's sages, rishis and munis from the spiritual backbone of the nation's timeless wisdom. Through the power of meditation, they unlocked profound truths about the universe, the mind and the self. Ancient Indian traditions like Raja Yoga, Vipassana and the meditative tapasya of our sages teach us the true strength emerges from within. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अच्छी सड़कों, रियल टाइम संचार, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्वेलेंस नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से देश की सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। रविवार को लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार की गई 125 आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बीआरओ के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड और केंद्र सरकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को मोदी सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले के बाद जवाब देने के लिए चले ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बनाने में मजबूत कनेक्टिविटी ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि सेना, नागरिक प्रशासन और सीमा क्षेत्रों के लोगों के बीच सहयोग ही भारत की असली पहचान है। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया, जहां 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% तक पहुंच गई और कहा कि मजबूत अवसंरचना सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि की भी नींव है। सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरिया के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरिया के हर नागरिक को हमारी आर्म्ड फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, यह म्यूचुअलिज्म ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी जुड़ाव ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाता है। साथियों, न केवल सिक्योरिटी, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के संबंध में भी हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में यानी 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ यदि 8.2% तक पहुंची तो उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर हमारी मजबूत कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन रहा है। और यह ग्रोथ सरकार की प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के साथ साथ हम सभी भारतीयों की मेहनत का ही यह परिणाम है। दुनिया भर में तमाम चैलेंजेज आए, कई जगहों पर युद्ध देखने को मिले, कई जगहों पर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, लेकिन उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कहीं रुकी नहीं। उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बीआरओ के सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, सबकी मैं हृदय से भूरी भूरी सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। साथियों, बीआरओ ने जिस तरह से देश के सीमावर्ती इलाकों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा है वह अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूं
इसके पहले इस तरीके से भी आरोप वो काम करते हुए इस देश ने नहीं देखा था जो विगत कुछ वर्षों में बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। जिस तरह से आप एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देश को समर्पित करते हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के 1500 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुदृढ़ सुरक्षा, मजबूत अर्थतंत्र, गरीबी उन्मूलन, गांवों और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसाय की अनेक योजनाएं, सिंचाई क्षेत्र में लगभग दोगुना विस्तार, अनाज उत्पादन में दोगुनी वृद्धि, एमएसपी पर खरीद में 3 गुना बढ़ोतरी और विश्व स्तर पर भारत का डंका बजना जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसी का परिणाम है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म आज समूचे विश्व में सम्मान के साथ पहचाना जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि इसका श्रेय भी मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम 2030 के आयोजन को सफल बनाने के संकल्प का आह्वान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय गुजरात ने ही देश में सबसे पहले खेलो गुजरात की शुरुआत की। उन्होंने ये भी कहा कि खेलो गुजरात का उद्देश्य था कि युवा व्यसन, आलस्य और कुसंगत छोड़ें, खेलकूद में भागीदारी बढ़ाएं और जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि खेलो गुजरात से शुरू हुई ये यात्रा खेलो इंडिया तक पहुंची और आज देश के सभी राज्यों में खेल कूद को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत ने दुनिया भर में यूनेस्को विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विरासतों के संरक्षण के लिए देश के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि परंपराएं, भाषाएं और त्योहार संस्कृति के सबसे लोकतांत्रिक पहलू हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय शहरों हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिलने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अमूर्त विरासतों के संरक्षण के लिए यूनेस्को की सराहना की। As a founding member, India has actively advanced UNESCO's objectives of promoting global peace and understanding through deeper cooperation in education, science, and culture. In each of these domains, humankind has benefited from the legacy of its forebears. As we forge ahead in the shared quest for progress and prosperity, it is essential that we nurture this inheritance, build on it, and pass it on to future generations. UNESCO's role in heritage preservation is particularly important and one that has been long recognized by India. We have contributed to its endeavors while drawing strength from its best practices. Besides being home to many UNESCO World Heritage Sites, India has itself undertaken many preservation and conservation projects across the world. A key dimension of that engagement is preservation of intangible heritage. In doing so, we acknowledge that traditions, languages, rituals, music, craftsmanship, festivals, and performing arts are invaluable aspects of human inheritance. In many ways,
They are the most democratic expression of culture, owned by all, guarded by many, and enriched by each generation. भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए आज भारत यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण वार्ता हो रही है। इस क्रम में यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगा। ईयू टीम का नेतृत्व सबाइन वेयेन, डायरेक्टर जनरल ट्रेड विभाग कर रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े उन मुद्दों को सुलझाना है जिन पर अभी भी दोनों पक्षों में बातचीत रुकी हुई है। भारत यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। इनमें स्टील सेक्टर, कार्बन टैक्स, ऑटोमोबाइल और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ईयू की ओर से विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस, वाइन, स्पिरिट, मांस और पोल्ट्री जैसे उत्पादों पर बड़ी ड्यूटी कटौती की मांग की जा रही है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ एक मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार ढांचा स्थापित करने पर भी जोर दे रहा है, जो उनकी प्राथमिकताओं की सूची में प्रमुख है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में आम नागरिकों के द्वारा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर सभी को धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये एक नेक काम है क्योंकि इससे कई लोगों की जान बचती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से जानवरों को रामगढ़ वाइल्ड लाइफ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को और शुभचिंतकों को धन्यवाद, जो रक्तदान जैसा पुनीत कार्य किया। रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि ये रक्त कई परिवारों की जिंदगियों को बचाता है। कई परिवार के लोगों के उस कठिन परिस्थितियों के अंदर उनको रक्त देकर उनकी जिंदगियों को किस तरीके से बचाने में सहयोग हो सकता है, और इसीलिए रक्तदान जैसा पुण्य कार्य कर उन हजारों कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, शुभचिंतकों ने जो पुण्य का काम किया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। समाज जीवन के अंदर व्यक्ति समर्पण, सेवा, निष्ठा से काम करे, उसके जीवन में हमेशा समाज के गरीब व्यक्तियों के जीवन में बदलाव की आकांक्षा हो, और किस तरीके से हम सब सामूहिक प्रयासों से समाज के अंदर एक बदलाव ला सके, और ये बदलाव सबके सामूहिक प्रयासों से, सबके सामूहिक समर्पण सेवा से ही आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि मुकुंदा रामगढ़ नेशनल पार्क यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों से भी वहाँ पर टाइगर लाने की प्रक्रिया चल रही है, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये दोनों टाइगर प्रोजेक्ट पार्क डेवलप होंगे और देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। भारत के वाणिज्य दूतावास ने रविवार को शंघाई के चांगनिंग जिले में बने डाउनिंग सेंटर में अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत मुख्य अतिथि थे। करीब 400 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिनमें कई देशों के राजनयिक, शंघाई प्रशासन के अधिकारी और शंघाई तथा पूर्वी चीन के कई शहरों में रहने वाले भारतीय शामिल हुए। Present in this room, to all our families, and this is truly another epoch moment in this bilateral relationship.
I think Shanghai which never stops, I suppose. So with these two spirits, I have no doubt that this place will be put to much better use, much tougher use, and there will be more demands and more requests on this office. Happened overnight. We are deeply privileged to welcome you to this grand opening of the new Chancery in Shanghai. This dream would not have been possible without the clarion call of our Honorable Prime Minister, where we are driven to provide service with the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas or Sabka Vishwas. I thank you all for your guidance and support in getting this vision turned into a new reality. जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने AK-47 और इंसास राइफल्स के साथ राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में रविवार की शाम इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि AK-47 और इंसास राइफलों सहित हथियार डालने वाले ये 10 नक्सली प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की भोरसादेव क्षेत्र समिति के सदस्य रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि डिंडोरी और मंडला अब नक्सली प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हैं। जनवरी से बालाघाट में पूर्ण नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू होगा। मुख्य धारा में लौटने वालों को 15 साल का पुनर्वास पैकेज मिलेगा, जबकि जो नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 26 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। श्रीलंका में चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए और उससे उबारने के लिए भारत ने सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया है। इस प्रयास के तहत मोबाइल अस्पताल भी है, जिसने चक्रवात प्रभावित 2200 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया है। श्रीलंका में भारत द्वारा स्थापित एक मोबाइल अस्पताल ने चक्रवात दितवा से प्रभावित 2200 से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान की है। भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि नई दिल्ली ने बाढ़ से तबाह हुए द्वीपीय देश को इंजीनियरिंग सहायता और ताज़ा राहत सामग्री पहुंचाने के साथ अपनी सहायता बढ़ा दी है। श्रीलंका चक्रवात के कारण व्यापक बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के गंभीर पतन से जूझ रहा है, जिससे कई जिले अलग थलग पड़ गए हैं और देश की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता पर भारी दबाव पड़ रहा है। 16 नवंबर से चरम मौसम की स्थिति के कारण आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण रविवार दोपहर तक कम से कम 627 लोग मारे गए हैं और 190 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी और दुर्लभ कारों का भव्य प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने हरी झंडी दिखाकर इस कार रैली की शुरुआत की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रैली की कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।